नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। झाविमो ने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत किया विद्युत विभाग महाप्रबंधक कार्यालय का महाघेराव। फेसबुक पर चढ़ा प्यार का परवान, लड़की को लगाया 60,000 का चूना। और डुमरिया प्रखंड के शिक्षकों ने दिया शिक्षा विभाग कार्यालय में धरना। और अब खबरें विस्तार से। जेवीएम ने अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत बुधवार को बिष्टुपुर स्थित विद्युत विभाग के महाप्रबंधक के कार्यालय का महाघेराव किया। इस दौरान मुख्य रूप से विधायक अरविंद सिंह, अभय सिंह व जिला अध्यक्ष फिरोज खान मौजूद रहे। इससे पूर्व इन लोगों ने बिष्टुपुर पोस्ट ऑफिस से जीएम कार्यालय तक रैली निकाली। लोकसभा में मिली करारी शिकस्त के बाद जेवीएम विधानसभा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, तभी तो जेवीएम के विद्युत विभाग को सबसे पहले निशाना बनाया है। इस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और अधिकारियों के मनमानी रवैया के खिलाफ जेवीएम ने मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को इसी के तहत जेवीएम के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बिष्टुपुर स्थित विद्युत विभाग के महाप्रबंधक कार्यालय का महाघेराव किया और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे अभय सिंह ने कहा है कि बाबूलाल मरांडी के दिशा निर्देश पर पूरे राज्य भर में ये आंदोलन किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि लोगों को इस भीषण गर्मी में भी बिजली की आंख मिचौली से दो चार होना पड़ रहा है। जेवीएम ने बिजली व्यवस्था को जल्द सुधारने की मांग की है, वरना विभाग के कामकाज को ठप करने की चेतावनी भी दी है। में व्याप्त बिजली विभाग में बढ़ते भ्रष्टाचार के विरोध में पूरे झारखंड के धरती में हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में पूरे झारखंड में हम लोग बिजली विभाग का घेराव किए हैं और यह घेराव पूरे झारखंड में चल रहा है, क्योंकि आज झारखंड की अगर सबसे बड़ी चुनौती कोई विभाग बनकर के उभरा है भ्रष्टाचार से संबंधित, वह विभाग बिजली विभाग है। जिस बिजली 24 घंटे में 24 घंटे बिजली दे, अन्यथा 15 दिन के बाद हम लोग आ करके यहाँ ताला बंद करेंगे और सारे काम काज को हम लोग हर हालत में ठप कर देंगे। अब किसी प्रकार की भ्रष्टाचारी नीति हम लोग झारखंड के अंदर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उधर सोशल मीडिया के फेसबुक के जरिए प्यार हुआ और प्यार के प्रेम जाल में फंसकर नाबालिग छात्रा ने अपने घर से 60,000 रुपए चुरा कर बेंगलोर पहुंच गई। छात्रा को प्यार में धोखे का एहसास तब हुआ जब उसके पास से 60,000 रुपए लेकर लड़का रफू चक्कर हो गया। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर की छात्रा नाजनीन फेसबुक के जरिए किसी रेहान नामक युवक से प्यार के चक्कर में घर से 60,000 रुपए लेकर बेंगलोर पहुंच गई। बेंगलोर पहुंचने पर रेहान ने नाजनीन से धोखे से उसके पैसे लेकर उसे अकेला छोड़ वहां से फरार हो गया। कहाँ तो इससे कैसे जान पहचान है इस लड़के से? फ्रेंडशिप है और कुछ नहीं है। वही कुछ नहीं है। कैसे मतलब कैसे फ्रेंडशिप कैसे हुआ? कुछ कहाँ गई थी पहले बताओ। खड़गपुर से बैंगलोर गए, वहाँ पर गए तो रेहान बोला था कि आ रहे हम, वो बोला कि तुम बैठो हम आ रहे, गया। फिर हम बोले वॉशरूम गए, आगे देख रहे मेरे बैग से पैसा लेकर चले गया, बैग में पैसे ही नहीं है। फिर हम कपड़ा था, पैसा नहीं था। फिर हम बैठे थे 2 दिन वहाँ स्टेशन में ही थे, ऐसा भूखे थे। फिर साहब को कॉल करे, हम उसका नंबर याद था, उसको कॉल करने के बाद फिर उसकी मम्मी उसको भेजी, आया मुंबई से। फिर आके मेरे को लखनऊ लेके गया, उसकी मम्मी पापा के पास थे। उसकी मम्मी पापा आने नहीं दे रहे थे हमको कि कहीं और चले जाएगी लड़की, घर ही में रहो। उसके मम्मी पापा रखे अपने घर में, 1 हफ्ते तक उसके घर ही में थे हम। फिर वहाँ से शायद आया मुंबई से, मेरे को लखनऊ छोड़ के फिर मुंबई चल गया अपना जॉब में। फिर आने के बाद मेरे को लेकर आया यहाँ पे। यहाँ से पहले दिल्ली, लखनऊ से पहले दिल्ली एयरपोर्ट गए, फिर दिल्ली में वहाँ पे लैंड, फिर कलकत्ता गए, फिर यहाँ पर आए। घर से कितना पैसा लेके गए? घर से 12 बजे निकले। कितना पैसा लेके निकले? 60,000। धोखे का एहसास होने पर नाजनीन ने अपने फेसबुक मित्र सैफ, जो मुंबई में किसी कंपनी में काम करता है, को फोन कर इन सारी घटनाओं की जानकारी दी। सैफ ने उसे बेंगलोर से लखनऊ स्थित अपने घर ले आया। सैफ उसे लेकर उसके घर पहुंचाने जा रहा था कि तभी लड़की के मौसा मौसी, जो जमशेदपुर में रहते हैं, उन लोगों ने नाजनीन और सैफ को बिष्टुपुर स्थित किसी स्थान पर बुलाया था। तो माँ बाप के पास छोड़ने आया हूँ,
आप कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ से इसको यहाँ छोड़ने आए थे? लेके भागना रहता तो छोड़ने आता था। क्या नाम हुआ आपका? आमिश अंसार। आमिश अंसार। सैफ निकली। जमशेदपुर पहुंचने पर नाजनीन के मौसा को शक होने पर सैफ को पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान सैफ भागने लगा और लड़खड़ा कर गिर गया और उसे आंख के नीचे गंभीर चोटें भी आई। घर से पैसा वैसा लेके 7:30 बजे से घर से 80,000 रुपया सोना का वो तो बोले 60,000 पापा का भी निकाली ना नीचे से करता थे समझे ना। उस दिन से जो गायब है फोन उसको डरा धमका के देता लोग बात कर समझे ना। दो बात करता बंद कर देता और ऐसी करके चमका रहा। अभी वो बहुत मनाने का बाद में बोला कि हम ट्रैफिक का पास में लेके आए है ना। बोला सिर्फ उसका मम्मी और बहन रहे है ना। हम छूट के था ये उसका मुंह में कपड़ा ऐसे करके बंधा हुआ था लड़की है ना। अरे उसको छोड़ के और अमर मार्केट की तरफ में चले गए है ना। फिर उधर से देखा जब हम जब फोन लगा के उसके सामने में बात करने लगे तो फिर इधर आ है ना। फिर ये भागने लगा तो फिर हम इसका कॉलर पकड़ा तो भागने लगा तो गिर गया तो यहाँ छोड़ा। फिर पब्लिक इकट्ठा हो। सैफ को चोट लगने के बाद लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी और मामले की जानकारी लेने लगे। इस दौरान बिष्टुपुर पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस अधिकारी ने बताया है कि यह मामला खड़गपुर का है, इसलिए खड़गपुर पुलिस को संपर्क कर मामले की पूरी जानकारी दे दी गई है। और जो लड़की का मामला है, दोनों लड़का लड़की एक ही समुदाय के हैं और फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं। दोनों से प्यार है, लगता है उसको शादी भी कर लिया होगा और खड़गपुर थाना में शायद इसकी मामला चल रही है। उसके लड़की के घर वाले कुछ FIR दर्ज कराए हैं। हम लोग खड़गपुर थाना को खबर कर दिए हैं, वहाँ की पुलिस आई अपनी ले जाएगी, आगे की कार्रवाई करेगी। धन्यवाद। बहरहाल जो भी हो, पर इस पूरे मामले में सोशल मीडिया फेसबुक एक तरफ जहां लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है तो वहीं दूसरी तरफ छात्राओं को अपने लक्ष्य से भटकाने का भी काम कर रही है, जिसका एक उदाहरण है कि कैसे एक नाबालिग छात्रा फेसबुक के जरिए अपनी पढ़ाई छोड़कर किसी दूसरे शहर जाकर इस तरह के धोखे खाती है और अपना जीवन बर्बाद कर लेती है। जमशेदपुर से राष्ट्रीय लोकवाणी के लिए सुमित झा की रिपोर्ट। पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी क्षेत्र के डुमरिया प्रखंड के सरकारी शिक्षकों ने पिछले 12 वर्षों से लंबित स्थानांतरण की मांग को लेकर जिला शिक्षा विभाग कार्यालय में एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया। साथ ही जिला शिक्षा अधीक्षक को एक मांग पत्र भी सौंपा। इस धरने में लगभग 60 शिक्षक उपस्थित रहे। इस दौरान इनकी मांगे थी कि पिछले 12 वर्षों से इन्हें एक ही जगह पदस्थापित रखा गया है, उन्हें स्थानांतरित किया जाए। इस दौरान शिक्षकों का कहना था कि 12 वर्षों से वे आंदोलनरत हैं और लगातार सभी शिक्षकों के द्वारा पत्र के माध्यम से जिला शिक्षा अधीक्षक से स्थानांतरण की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन प्रत्येक वर्ष विभाग के द्वारा मई जून महीने का समय लिया जाता है, परंतु कभी उनकी मांगों पर पहल नहीं की गई है। मांग पत्र के माध्यम से इन्होंने मांग की है कि इस विषय पर त्वरित कार्रवाई की जाए, अन्यथा सभी शिक्षक क्रमिक अनशन पर बैठेंगे। में पदस्थापित हैं और करीब 12 वर्षों से हम लोग स्थानांतरण की मांग करते आए हैं और जिला शिक्षा अधीक्षक उपायुक्त महोदय के द्वारा बार बार हमें आश्वासन देके कि मई जून में आप लोग का नियम के तहत किया जाएगा, जो आपका प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से जो नियम प्राप्त हुआ है, लेकिन हर एक मई जून में ही टाल दिया जाता है। इसीलिए हम लोग इस बार जो है आमरण अनशन तक इसको लेके जाएंगे। अगर आज कोई पॉजिटिव पहल नहीं होती है तो 17 तारीख से हम लोग का आमरण अनशन जो है क्रमिक वो चालू रहेगा टिल स्थानांतरण तक। कितने लोग हैं हम लोग करीब 60 आदमी वहाँ पर हैं। कहाँ से लोग आए वहाँ पर पोस्टिंग है? यही जमशेदपुर से हम लोग वहाँ पर पोस्टिंग है। हम लोग बाहरी जिला के हैं, वहाँ पर है। और ये मांग आप लोग कब से कर रहे हैं? वो 12 वर्षों से हम लोग मांग कर रहे हैं और हर एक बार यही आश्वासन मिलता है कि मई जून में आप लोगों को कर दिया जाएगा, लेकिन 12 मई जून पार हो गया, लेकिन अभी तक हम लोग के ऊपर कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। कब से यहाँ पर धरना पर बैठे हैं? आज एक दिवसीय हम लोग का सांकेतिक धरना है। हम प्रशासन को आगाह करना चाहते हैं कि हमारे मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके हमें शहर में पदस्थापित किया जाए, वरना हम लोग का जो 17 से कार्यक्रम है वो चालू रहेगा क्रमिक अनशन जो है टिल स्थानांतरण तक।
और उधर कदमा थाना क्षेत्र अंतर्गत रामनगर स्थित सहारा अपार्टमेंट निवासी 37 वर्षीय विवाहित महिला झरना मैती की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। झरना मैती अपने पति किसंगल सुख मैती के साथ सहारा अपार्टमेंट में रहती थी। मैती दंपति निसंतान थे। पति किंगसुक मैती बिजली उपकरण का सप्लायर था। रोजाना की तरह शाम को घर लौटने पर पति ने देखा कि घर का मुख्य दरवाजा खुला पड़ा था और कमरे में अंधेरा था। वह जैसे ही कमरे में गया तो देखा सामने उसकी पत्नी फर्श पर पड़ी हुई थी। पत्नी की दोनों हाथ सामने की ओर बंधे थे और गले में जख्म के निशान थे। मेरा वाइफ यहाँ रहते थे, ठीक है। मैं 7 बजे जब घर में घुसा तो देख रहा बाहर का दरवाजा आधा खुला हुआ, ये वाला में हुड़का लगा हुआ, तो अंधेरा था पूरा। तो मैं जैसा किंगसुक मैती जैसा फिर बाहर में जैसा वो वाला खुड़का हम जब देखा, हम बोला हुड़का क्यों बंद है, तो हुड़का जैसा खोला तो अंधेरा दिखा। हमको थोड़ा सा डाउट हुआ कि कोई सोया हुआ। हम बोला इतना देरी तक तो सोए। अरे भैया का क्या नाम है? मिसेज झरना मैती। तो देखा जैसा देख के देख रहा है इसी सीन। वाइफ है। मैं छोटा मोटा बिजनेस करता हूँ, सर्विस करता हूँ। कहाँ पे बिजनेस क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल आइटम। पति के मुताबिक सामने वाला फ्लैट भी बंद था, जिस वजह से आसपास के रहने वाले लोगों ने इस घटना की जानकारी देने से अनभिज्ञता जाहिर की है। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर इस हत्याकांड के सभी बिंदुओं पर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है। पुलिस भी हत्या की बात स्वीकार रही है और हत्या के कारणों का पड़ताल में जुटकर अपराधियों तक पहुंचने का प्रयास में लगी है। हत्या का लग रहा है, हम लोग देख रहे हैं हत्या का हम लोग का पता है। तो कैसे हत्या की गला रेत की हत्या कर रेत पर हत्या किया गया, हाथ बंधा हुआ है। देखने से लगता है एकदम प्लानिंग के साथ मर्डर। कौन है, किस पे अनुमान किस पे लगाया जाए, उसका हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। और उधर मानगो आजाद नगर ओल्ड पुरुलिया निवासी इमामुद्दीन खान साइबर क्राइम के शिकार होने से बाल बाल बच गए। उन्हें एक जालसाज ने बार बार फोन कर उनका एटीएम पिन नंबर की मांग करता रहा। उनकी विवेक ने उन्हें रोका और ठगी का शिकार होने से उन्हें बचा लिया। ओल्ड पुरुलिया निवासी इमामुद्दीन खान ने बताया कि 6 जून को उनके मोबाइल फोन पर 919777221564 नंबर से फोन आया और उनसे उनका एटीएम के 16 डिजिट का नंबर की मांग करने लगा। साथ ही उन्हें उस नंबर से यह भी धमकी मिलती रही कि उनका पिन ब्लॉक हो गया है, जिसे रिन्यूअल करना है, जिसके लिए उनका एटीएम कार्ड नंबर उन्हें चाहिए। जब वे इनकार करते रहे तो उस नंबर से बात करने वाले ने उन्हें काफी डराया भी। उनका अकाउंट बंद हो जाएगा। अंततः वे बैंक से बात करने की बात कहकर फोन काट दिए। उसके बाद वे अपने कैनरा बैंक गए और बैंक कर्मचारी को सारी घटना से अवगत कराया। तब बैंक कर्मचारी ने कहा है कि जो बैंक व एटीएम का काम होता है वह बैंक करता है, ना कि कोई फोन के जरिए। जो फोन उन्हें आया है वह फर्जीवाड़ा का एक हिस्सा है। मेरे मोबाइल पे फोन आया, बोला आप एटीएम कार्ड यूज़ करते हैं क्या? मैं बोला जी हाँ यूज़ करते हैं। तो कौन सा बैंक का? बोला कैनरा बैंक का। तो बोलता है कि आपका एटीएम कार्ड का पिन नंबर ब्लॉक हो गया है और आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, रिन्यूअल करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि ठीक है, रिन्यूअल तो करना है मेरे को, अगर ब्लॉक हो गया है तो। लेकिन फिर जो बोले हैं कि ठीक है आपका एटीएम कार्ड नंबर कार्ड निकालिए। तो मैं बोला क्यों, बात क्या बोलिए तो आपका रिन्यूअल करना है। मैं बोला ठीक है। तो बोला कि अपना कार्ड नंबर निकालिए और उसका निकालिए। तो मैं बोला ठीक है निकालता हूँ, देखा। फिर बोले उसमें 16 डिजिट का नंबर बताइए। तो मेरा दिमाग ठन का, मैं बोला क्या बात है भाई, ऐसा 16 डिजिट का नंबर पूछ रहे हैं। तो मैं बोला नहीं ऐसा तो नहीं बता सकते 16 डिजिट का नंबर, अगर बताएंगे तो कुछ प्रॉब्लम होगी। मतलब जो भी बताएंगे मैं अपना कैनरा बैंक को बताएंगे। तो बोलता है कि नहीं आपका अगर नहीं बोलिएगा नहीं होगा तो आपका खाता बंद हो जाएगा और आपका एटीएम बंद हो जाएगा और आपको पैसा नहीं मिलेगा। फिर मैंने बोला कि ठीक है जो भी हो हम अपना बैंक से समझेंगे, लेकिन हम आपको डायरेक्ट नंबर नहीं बताएंगे। मामला दर्ज कराया है अभी कहीं पर? इसका सूचना किसी थाने में दिया है या किसी थाने में नहीं गया, मैं बैंक में गया। क्या जवाब मिला? कैनरा बैंक में गया। मैंने बोला भाई मेरे साथ में ऐसा ऐसा फ़ोन आया है और ये अब मेरा खाता बंद करने का बात हो रही है, क्या है ये एटीएम कार्ड का? बोलता है नहीं ऐसा कोई नहीं है, खाता कैसे बंद हो सकता है आपका? बहरहाल जो भी हो, इस तरह की ठगी की घटना पहले भी हो चुकी है, लेकिन ठगों की मनोबल जस की तस दिख रही है। यदि इस तरह की साइबर क्राइम को नहीं रोका गया तो शायद आमिर के साथ साथ कोई गरीब व मूर्ख उनकी ठगी का जल्द शिकार हो सकता है। सुनिए ठग और इमामुद्दीन का बातचीत। जमशेदपुर से राष्ट्रीय लोकवाणी के लिए संजीव शर्मा की रिपोर्ट। कौन बोल रहे हैं? सर मैं एटीएम ऑफिस से बात कर रहा हूँ जी। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, बोलिए। एटीएम कार्ड चलाते हैं सर? जी हाँ चलाते हैं। कौन सी बैंक का? कैनरा बैंक का। कैनरा बैंक का ना जी।
अभी से जो कैनरा बैंक का जो एटीएम कार्ड का जो पिन नंबर है ना जी, वो सर आपका बंद हो गया। अच्छा, आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया सर। हाँ, एटीएम कार्ड बंद रखना चाहते हैं, चालू रखना चाहते हैं एटीएम कार्ड? हाँ चालू रखना है। अभी एटीएम कार्ड का रिन्यूअल करना, वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन नहीं किए तो आपका खाता नंबर भी ब्लॉक हो जाएगा। एटीएम कार्ड आपके पास है मौजूद? एटीएम कार्ड निकाला है? हाँ निकाल रहे हैं। निकाल एटीएम कार्ड का जिसके कारण आपका एटीएम कार्ड बंद हो गया है, तो एटीएम कार्ड देखिए उसका ऊपर में वेरीफाइड नंबर है 16 अंक का। हाँ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 16 अंक का नंबर है ना? और जी सर वेरीफाइड नंबर बोलिए 16 अंक का। ये मैं आपको नंबर ऐसा नहीं बता सकता भाई। क्यों? मैं बैंक वाला का बताएगा, आपको क्यों बताएंगे? तो ये बैंक वाला बताने से आपका वेरीफाई नहीं होगा, क्योंकि देख लीजिए बैंक वाला को 3 तारीख में वेरिफिकेशन हो रहा था, उस दिन नहीं किए थे, इसीलिए एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया। नंबर से वेरीफाई नहीं होगा तो आपका खाता नंबर ब्लॉक हो जाएगा, आपका एटीएम में जितना पैसा भी नहीं निकल पाएगा। हर साल की तरह इस साल भी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से लालू विचार केंद्र के संयोजक पुरेंद्र नारायण सिंह ने जमशेदपुर में मनाया। इस मौके पर उपस्थित कार्यकर्ताओं ने केक काटकर उन्हें शुभकामनाएं दी। साथ ही गरीबों के बीच एवं पिछड़ों की हक की लड़ाई जारी रखने का संकल्प भी लिया गया। जन्मदिन के मौके को यादगार बनाने के लिए प्रख्यात भोजपुरी गायक ने लालू यादव के ऊपर लिखे गीतों की प्रस्तुति कर कार्यकर्ता एवं दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। मीडिया से बातचीत में लालू विचार केंद्र के संयोजक ने बताया है कि शीघ्र ही लालू प्रसाद यादव एवं राजद की नीतियों, सिद्धांतों व कार्यकर्ताओं को लेकर आम जनता के बीच जाएंगे तथा केंद्र व राज्य सरकार पर आंदोलन के जरिए दबाव बनाकर विकास की किरणों को गाँव में बसे गरीबों की चौखट तक पहुँचाएंगे। 20 वर्षों से लालू विचार केंद्र झारखंड प्रदेश के बैनर तले जमशेदपुर में राजद सुप्रीमो लालू यादव जी का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस बात का हम लोग को गौरव हासिल है। इस बार भी हम लोग यहाँ होटल बुलेवर्ड में बड़े ही धूमधाम से सभी राजद नेताओं की उपस्थिति में, सभी लालू विचार केंद्र के सक्रिय कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उनका जो उम्र है 67 साल, उतने ही पाउंड का केक काटकर यह जन्मदिन की खुशियाँ हम लोग मना रहे हैं। आज इस जन्मदिन के मौके पर हम लोग लालू जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं यहाँ से प्रेषित कर रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि लालू जी इसी तरह से गरीबों, दलितों, पिछड़ों, बेजुबानों, अकलियतों की आवाज़ बने रहें और उनके हक हकूक़ की लड़ाई लड़ते रहें। आज हम लोगों ने, लालू विचार केंद्र के लोगों ने, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने इस अच्छे मौके पर यह संकल्प भी लिया है कि लालू प्रसाद यादव की नीतियों, सिद्धांतों और कार्यक्रमों को लेकर घर घर जाएंगे और राज्य सरकार, केंद्र सरकार पर इस तरह से दबाव बनाएंगे कार्यकर्ताओं के बल पे कि राज्य सरकारें विकास की रोशनी को गरीबों के चौखट तक पहुंचा सके। वर्षों पुरानी लोक परंपराओं से जुड़ी चड़क पूजा आदित्यपुर दिंदली बस्ती में पूरे श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान भक्तों की शिव भक्ति देखते ही बन रही है। भगवान की भक्ति की इससे बड़ी मिसाल शायद ही आज कल कहीं देखने को मिले। अपने जीव में छेद कर इस शिव भक्ति में लीन इस तरह भक्त अपने शरीर को कितना कष्ट पहुंचा रहे हैं, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि उनके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आता और इन्हें पूर्ण विश्वास है कि मरांग गुरु शिव भगवान उनकी मन्नतें पूरा करेंगे। आदित्यपुर दिंदली बस्ती शिवालय के समीप वर्षों से चड़क पूजा का आयोजन होता आ रहा है। पूजा महोत्सव में भाग लेने दूर दराज एवं ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आते हैं। भगवान को खुश करने के लिए बलि देने की वर्षों से पुरानी परंपरा का भी निर्वाह किया जाता है ताकि देश, समाज और राज्य का कल्याण हो सके। हम लोग का ये दिंदली चड़क पूजा 2 दिवसीय मेला होता है। आज से नहीं, ये 1818 से हम लोग का ये पूजा हो रहा है। ये पूजा 1818 में एक बार अकाल पड़ा था, जिसका चलते हम लोग यहाँ शिव जी का यहाँ पूजा हुआ था और उसी दिन से ये पूजा चले आ रहा है। कई आदमी कुछ भी प्रार्थना करते हैं उसका यहाँ पूरा होता है, जिसका चलते यहाँ हम लोग बलि भी देते हैं। और यहाँ 2 दिन हम लोग यहाँ पे ये संस्कृति प्रोग्राम यानी छो नृत्य करते हैं। ये छो नृत्य में पहला सोमवार को हम लोग यहाँ सरायकला शेरनी, जो हम लोग का निजी गांव द्वारा 2 समिति है, तरुण समिति एवं नवजुवक समिति, दोनों समिति द्वारा हम लोग यहाँ पे सरायकला शेरनी यानी बीते कल दिन हम लोग यहाँ वो प्रोग्राम किए। और इसके बाद वाला जो प्रोग्राम है वो आज है। और हम लोग का खासकर ये प्रोग्राम
हम लोग का उस समय, जिस समय हम लोग का ये दिंदली गांव, ये सरायकला जिला है, यहाँ से राजा का जिस समय राज चलता था, उस समय अकाल पड़ा था। यहाँ भीषण गर्मी था और एक एक अनाज के लिए आदमी मुमताज था। आप लोग देखे होंगे पिछले दिन जो हम लोग का भीषण वर्षा हुआ, तो ये वर्षा हम लोग का ये शिव पूजा में होना ही है और भयंकर वृष्टि होता है। और इस वृष्टि से हम लोग मानते हैं शिव बाबा को। हम लोग का शिव बाबा में हर प्रार्थना हम लोग का पूरा होता है। यहाँ 102 बकरा का बलि हुआ। और उधर झारखंड मुक्ति युवा मोर्चा की पूर्वी सिंहभूम जिला समिति ने पोटका प्रखंड के आसनबनी पंचायत क्षेत्र के ग्रामीणों को वृद्धा पेंशन नहीं मिलने के संबंध में जिला मुख्यालय पहुंचकर जिले के उपायुक्त से मुलाकात की और इस मुद्दे की जांच की मांग की है। इस दौरान युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष महावीर मुर्मू ने बताया है कि पिछले 1 वर्षों से आसनबनी पंचायत के ग्रामीणों को वृद्धा पेंशन नहीं मिला है। इन्होंने बताया कि इस विषय में इन्हें न ही कोई सूचना मिली है और जब भी ये पैसे लेने के लिए पहुंचते हैं तो इन्हें इनका पेंशन नहीं मिलता है। इन्होंने आशंका जताई है कि कुछ बिचौलिए इनके हक के पैसों की हेराफेरी कर रहे हैं और विभाग के द्वारा इसे नजरअंदाज किया जा रहा है। मांग पत्र के माध्यम से इन्होंने जिले के उपायुक्त से मांग की है कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए इसकी जाँच करें ताकि ग्रामीणों को उनका हक मिल सके। युवा मोर्चा झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल पोटका प्रखंड के आसनबनी पंचायत के विभिन्न गांव के करीब 6 लोग वृद्धा लोग हैं। इनका पेंशन करीब 1 महीने से एक साल से इनका पेंशन नहीं मिल रहा है। इसी के लिए हम लोग डीसी साहब को मांग की कि इनका जांच किया जाए कि इनका पेंशन क्यों नहीं आ रहा है। कि कोई बिचौलिया के इनका ठिपा लेकर तो कहीं बैंक से पैसा नहीं निकाल ले रहा है। आखिर क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि 1 साल पहले तक इनको मिलते आ रहा था, लेकिन 1 साल से इसको नहीं मिल रहा है। हमने डीसी महोदय से मांग किया है कि जल्द से जल्द इसका पेंशन को लागू किया जाए और जांच किया जाए कि इनका जो 1 साल का जो पैसा इन्हें नहीं मिला है वो कहाँ गया है। झारखंड राज्य NHRM अनुबंध कर्मचारी संघ के बैनर तले बहुउद्देशीय कर्मचारियों ने पिछले 8 महीनों से मानदेय नहीं मिलने पर जिला मुख्यालय पहुंचकर जिले के उपायुक्त से मुलाकात की। इस दौरान कर्मचारियों का कहना था कि पिछले 8 महीनों से लगातार 98 कर्मचारियों के मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है और सभी कर्मचारियों के सामने भुखमरी की नौबत आ गई है। उन्होंने बताया कि इस समस्या को लेकर जब विभागीय अधिकारी से मुलाकात की गई तब अधिकारियों का कहना था कि वेतन भुगतान की राशि निर्गत नहीं की गई है, जबकि विभाग के पास सरप्लस राशि थी और नियमों के अनुसार विभाग के पास अगर सरप्लस राशि है तो वे उसके मानदेय का भुगतान कर सकते हैं। इन्होंने जिले के उपायुक्त से मुलाकात कर मांग की है कि इनके मानदेय का भुगतान त्वरित रूप से किया जाए ताकि कर्मचारियों का भला हो सके। PW 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 9 ब्लॉक से आए हुए हैं। हम लोग का 8 महीने से वेतन नहीं है, मानदेय नहीं, ठीक है। और सभी जिलों में वेतन हो गया है, मानदेय हो गया। हम लोग का 8 महीने से वेतन है। भूखमरी की स्थिति पर हम लोग नेक्स्ट सोमवार से सिविल सर्जन ऑफिस में भूख हड़ताल पर जाएंगे। भूख हड़ताल पर किनके पास आए हम लोग डीसी साहब से मिलना है। मांग कर रहे हैं कि जो 8 महीना लंबित है वेतन उसको तो तत्काल दिया जाए। भूखमरी से हम लोग बस कितने लोगों का? हम लोग 98 आदमी है। वेतन रुकने का कारण क्या है? राशि सिविल सर्जन ने कहना कि राशि नहीं है, पैसा नहीं है, यही कहना है। पर दूसरे मद से दे सकता है, उसका चिट्ठी भी हम लोग दिए हुए हैं। दूसरे मद से आप दे सकते हैं, उसका चिट्ठी दिए थे। अगर पेमेंट नहीं मिलता तो क्या करें? हम लोग अनशन पे बैठेंगे सब पास। कितने आप लोग? 98 है। 98 मल्टीपर्पज वर्क, MPW मल्टीपर्पज वर्क। अस्पताल में विभागाध्यक्षों की बैठक के बाद भी अस्पताल की व्यवस्था जस की तस है। अस्पताल में सर्पदंश के शिकार मरीजों के लिए AVS इंजेक्शन नहीं है, मरीजों को बाहर से लाना पड़ रहा है। निमडी झिमड़ी गांव निवासी सुभाष महतो ने बताया है कि रात में सोने के क्रम में उनके छोटे भाई सुदर्शन महतो को कोबरा सांप ने डस लिया। उसके बाद वे लोग उसे इलाज के लिए रघुनाथपुर स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए। उनकी बाहरी की स्थिति को देखते हुए वहां के डॉक्टरों ने उनके भाई को बेहतर इलाज के लिए MGM अस्पताल भेज दिया। यहाँ लेने के बाद उनके भाई को बिना AC वाली ICU वार्ड में भर्ती कर दिया गया, परंतु अस्पताल में सर्पदंश की दवा AVS इंजेक्शन नहीं थी, जिसके कारण उन्हें बाहर से 4000 की दवा लानी पड़ी। उनकी भाई की स्थिति फिलहाल नाजुक बनी हुई है। कहाँ ले गए थे इलाज के लिए? इलाज के लिए यहीं लाया और पहले ले गया था रघुनाथपुर, वहाँ दवाई दिया, फिर यहाँ में। पैसा कहाँ लगा आपका? बस यहीं पर लगा। कितना लगा? 3 दवाई का 4000 रुपये। यहाँ क्या बोला डॉक्टर लोग? अभी तक कोई जवाब नहीं। कैसा स्थिति अभी है आपका भाई का? अभी तो देख रहा। दवाई के बारे में क्या बोला था अस्पताल? तो वो खरीद कर लाने बोला। यहाँ अस्पताल में नहीं है। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सूचना पर।
झाविमो ने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत किया विद्युत विभाग महाप्रबंधक कार्यालय का महाघेराव। फेसबुक पर चढ़ा प्यार का परवान, लड़की को लगाया 60,000 का चूना। और डुमरिया प्रखंड के शिक्षकों ने दिया शिक्षा विभाग कार्यालय में धरना। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriyalokvani.com। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।